पहले बात, बांकीपुर चुनाव के दौरान आरजेडी ने अपने गठबंधन का सही इस्तेमाल नहीं किया। शायद तेजस्वी यादव ने बीजेपी से कोई डील कर ली है, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे। ये आरोप है कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और आरजेडी ने इस आरोप का क्या जवाब दिया है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने से पहले बिहार की सियासत में एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि कौन सी पार्टी किसके साथ है। पहले बीजेपी ने आरजेडी पर जनसुराज के साथ होने का आरोप लगाया। जवाब में आरजेडी ने जनसुराज पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगा दिया और अब आरजेडी की ही सहयोगी दल कांग्रेस ने तेजस्वी यादव से सवाल कर दिया है कि उनकी बीजेपी से क्या डील हुई। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। असित नाथ का ये बयान आते ही एनडीए हमला करने के लिए लपक पड़ा और तंज कसते हुए कह दिया कि महागठबंधन की गांठ अब खुलने लगी है। इंडी अलायंस नाम का कोई गठबंधन नहीं है। जब से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी उस गठबंधन को छोड़ा है, तब से ये बिखराव में बदल गया है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में ये साफ उदाहरण दिखता हुआ नजर आया कि तेजस्वी यादव गुम थे, बाद में प्रकट हुए, लेकिन इंडी अलायंस के एक भी नेता उनके पक्ष में कोई प्रचार करने नहीं गया। कांग्रेस के इस तरह के बयान महागठबंधन के बीच के अंतरकलह की कलई खोल रहा है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा 2025 में यह अंतरकलह दिखने को मिली, जहां 13 से 14 सीट पर इन्होंने आपस में ही लड़ाई करने का काम किया, और आज भी बांकीपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए इस बयान से यह परिलक्षित होता है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी नहीं है। अपने ऊपर लगे इन आरोपों से तिलमिलाई आरजेडी ने कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल किया कि आखिर ये बयान उन्होंने किसके इशारे पर दिया है। ऐसा बयान किसके कहने पर या किसके इशारे पर दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू जी की तरह अपने विचारों और संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने से खड़े होकर के न सिर्फ संघर्ष और आंदोलन करने का काम किया, बल्कि ये बताने का काम किया कि चाहे सत्ता आए या जाए, लेकिन किसी भी स्तर पर सांप्रदायिक शक्तियों से भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया जाएगा। बांकीपुर में चुनाव भले ही एक सीट पर हुआ हो, पर आरोपों के घेरे में सभी पार्टियां हैं। सभी एक दूसरे पर तीसरे से डील का आरोप लगा रही हैं। विरोधियों के आरोप तक तो फिर भी ठीक थे, अब अपने ही गठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 3 अगस्त को नतीजे आने के बाद ये कंफ्यूजन खत्म होता है या और गहराता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के बवाल मचा हुआ है। मतदान हो चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन उससे पहले पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच बयानों के तीर को अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये जो बयानबाजी चल रही है उसका मतलब क्या है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जुबानी तल्खी दिख रही है। ताजा विवाद शुरू होता है बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी के बयान से। असित नाथ तिवारी ने आरजेडी नेतृत्व पर सीधा सीधा हमला बोला। तेजस्वी यादव का नाम लेकर डायरेक्ट उन पर अटैक किया। उन्होंने कहा, गठबंधन की चिंता तेजस्वी जी को नहीं है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी ने गठबंधन का सही इस्तेमाल नहीं किया। बयानों से बढ़ते सियासी कंफ्यूजन को अब आप समझिए। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने से पहले सियासी कंफ्यूजन पैदा हो गया है। कौन सी पार्टी आखिर किसके साथ है, इस पर सियासी चर्चा तेज हो गई। पहले बीजेपी ने आरजेडी पर जनसुराज के साथ होने का आरोप लगाया, फिर जवाब में आरजेडी ने जनसुराज पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगा दिया। अब आरजेडी की ही सहयोगी दल कांग्रेस ने तेजस्वी यादव से सवाल कर दिया है। बांकीपुर उपचुनाव में सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, यानी तीसरे से डील का आरोप लगाया जा रहा है।
विरोधी तो विरोधी, अब अपने ही गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस के बीच आखिर क्यों बढ़ी सियासी तल्खी, अब आप इसे भी समझिए। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस ने केवल 6 सीटों पर जीत दर्ज की। आरजेडी ने कांग्रेस के कमजोर आधार और खराब स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने आरजेडी नेतृत्व और तेजस्वी यादव की रणनीति पर ठिकरा फोड़ा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच आपसी बयानबाजी तेज हो गई है और यही वजह है कि मौका बीजेपी को तंज कसने का मिल गया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया जहां घूस मांगने वाला खुद नहीं जानता था कि उसकी आवाज सीधे मंत्री के कानों तक पहुंच रही है। स्पीकर ऑन हुआ और सरकारी योजनाओं में घुसखोरी की पूरी कहानी भी। फिर क्या था, स्पीकर ऑन होते ही मंत्री जी के सामने उनके ही विभाग में घुसखोरी का एक मामला दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। घूस की गूंज पहुंची मंत्री जी के कान, फिर शुरू हुआ एक्शन का अभियान। फोन पर रिश्वत की मांग, मंत्री जी हुए हैरान। फिर चला फरमान, जवाब दो श्रीमान। स्पीकर मोड पर 50,000 की डिमांड, मंत्री जी ने दिया सस्पेंशन का कमांड। उसको तुरंत सस्पेंड करो, उसको वहां से नौकरी दो। कृपया ध्यान दें, अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी करते, हेकड़ी दिखाते और घूस भी मांगते तो सावधान हो जाइए। वो घूस की रकम आपकी आखिरी कमाई भी हो सकती है, क्योंकि अब अगर सरकारी योजनाओं का हक मारने की कोशिश की तो फोन से ही ऑन द स्पॉट एक्शन होगा। अभी तुरंत उसको नौकरी खत्म करके सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई करो। जी हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार का एक्शन मोड ऑन है और इसकी सबसे ताजा और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मंत्री जी के सामने ही रिश्वतखोरी का खेल एक्सपोज हो गया। अभी तुरंत उसको नौकरी खत्म करके सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई करो। मामला सीतामढ़ी का है, जहां SC/ST एक्ट के तहत एक गरीब पीड़ित को सरकारी अनुदान की राशि मिलनी थी, लेकिन जिला कल्याण विभाग के दफ्तर में बैठा एक डेटा ऑपरेटर काम के बदले 50,000 रुपए की मोटी रकम मांग रहा था। पीड़ित थक हार कर अपनी फरियाद लेकर सीधे पटना में SC/ST कल्याण मंत्री लखींद्र पासवान के दफ्तर पहुंच गया। SC/ST एक्ट में जो अनुदान मिलता है गरीब को, और गरीब के पैसा कहता है जब पैसा दो घूस तब जो है पैसा भेजेंगे। फिर जो हुआ उसकी कल्पना उस घूसखोर कर्मचारी ने भी नहीं की होगी। फरियादी ने मंत्री के सामने ही उस डेटा ऑपरेटर को फोन मिलाया, फोन डाल दिया स्पीकर मोड पर। दफ्तर में सन्नाटा छा गया और मंत्री लखींद्र पासवान अपने कानों से सुनने लगे कि कैसे उनके ही विभाग का एक मुलाजिम गरीब का हक मारने के लिए कमीशन खोरी की सौदेबाजी कर रहा था। और सब बड़ा मिला के बोलिए ना कितना? हाँ 50,000। अच्छा 50,000 ठीक है। अपने ही विभाग में घुसखोरी के सबूत सुनते ही मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंत्री जी ने बिना एक पल गवाए तुरंत सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी को फोन घुमाया और ऑन द स्पॉट वो अल्टीमेटम दे दिया, जिससे पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। उसको तुरंत सस्पेंड करो, उसको वहां से नौकरी दो। डाटा ऑपरेटर है ना वो, अभी तुरंत उसको नौकरी खत्म करके सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई करो। संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे, आप पर भी। मंत्री के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब ये रवैया नहीं चलेगा। सम्राट सरकार का हर मंत्री भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सीधे स्ट्राइक ले रहा है। सीतामढ़ी का ये मामला उन तमाम घुसखोरों के लिए चेतावनी है जो जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालते हैं, क्योंकि सरकार का नया अंदाज है जहां फरियाद भी तुरंत सुनी जाएगी और घुसखोरों का इलाज भी ऑन द स्पॉट होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आज ऑन द स्पॉट समस्या का निपटारा कर दिया गया और ये बड़ा एक्शन लिया गया। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं, पूरा मामला क्या है विस्तार से आप समझिए। मंत्री जी के सामने घूस वाली डील के मायने आप समझिए। देखिए, मंत्री लखिंद्र पासवान की जन सुनवाई में एक अजीब केस सामने आया। भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला जिसने सबको हैरान कर दिया। सीतामढ़ी के एक व्यक्ति ने SC/ST अनुदान के लिए 50,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। शिकायत को मंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने फरियादी से कहा कि वो संबंधित डेटा एंट्री ऑपरेटर को तत्काल फोन लगाएं। फरियादी कमलेश पासवान ने मंत्री के सामने ही फोन उस डेटा ऑपरेटर को लगा दिया। फोन उठाते ही डेटा एंट्री ऑपरेटर ने एक बार फिर से 50,000 रुपए की मांग दोहरा दी। ये बातचीत सुनकर वहां मौजूद अधिकारी और अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए। मंत्री लखिंद्र पासवान ने तत्काल सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी को फोन लगाया। आरोपी डेटा एंट्री ऑपरेटर को तत्काल सस्पेंड करने का निर्देश मंत्री ने दे दिया। करप्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन को आप समझिए। देखिए, सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कर्मचारी या अधिकारी के रिश्वत मांगने, उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर फौरन एक्शन लिया जा रहा है। 2 दिन पहले ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 12 भ्रष्टाचार कर्मियों पर कार्रवाई की है और पिछले 2 महीने में 82 अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए हैं। प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। जनता के हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। संदेश साफ है, किसी भी हाल में करप्ट कर्मचारी या अधिकारी नपेंगे जरूर। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र साहब का ये शेर पूर्णिया के 22 अनुमंडल खासकर मलहना गांव में बिल्कुल सटीक बैठता है। फर्क यहाँ सिर्फ इतना है कि यहाँ बस्तियां किसी इंसान ने नहीं बल्कि महानंदा की उफान मारती लहरों ने जलाई है। तिनका तिनका जोड़कर उम्र भर की पूंजी से बनाए गए आशियानों को आज लोग खुद ही अपने हाथों से छेनी और हथौड़े से तोड़ रहे हैं ताकि ईंट पत्थर बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर फिर से जिंदगी की शुरुआत कर सके। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये डरावना नजारा है पूर्णिया के बेसा प्रखंड मलहाना गांव का। महानंदा नदी के आक्रामक रूप ने यहां तबाही मचा रखी है। आलम यह है कि लोग खुद अपने ही हाथों से अपने सपने के आशियाने को तोड़ रहे हैं ताकि ईंटें सुरक्षित बच सके और वे कहीं और ठिकाना तलाश सके। पिछले 15 दिनों में महानंदा के कटाव ने कई घरों को अपने आगोश में समा लिया है। नदी अब बाकी बचे घरों के भी बिल्कुल मुहाने पर आ चुकी है। अगले 20-25 साल से देख रहा हूँ कि कटाव से कोई मुक्त नहीं है। 2 गांव पहले था, वो गांव कट चुका। अभी फिलहाल 10 घर कट चुका है। हमारी ये भी कट गई है। आगे एक बड़ी बिल्डिंग है और 30-40 लाख रुपए का वो भी कटने वाला है। पिछले 15 दिनों से नदी में भयानक कटाव हो रहा है। 5 घर पहले ही कटकर नदी में समा चुके हैं। 6-7 घर नदी में चला गया। उसके बाद थोड़ा काम हुआ है, पानी घटा हुआ है, लेकिन हम लोग का रहने का कोई ये नहीं व्यवस्था नहीं है। आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है और प्रशासन क्या कर रहा है? इस पर आपदा विभाग के ADM सुजय कुमार सिंह का कहना है कि 22 अनुमंडल में महानंदा, परमान और कनकई नदियों के जल स्तर और कटाव पर नजर रखी जा रही है। मल्हाना में भी कटाव का है, मल्हाना में भी कार्य हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। सूचना अभी WRD के जो आपके इंजीनियर हैं उनसे बात हुई तो उनका ये था कि पूरा काम वहाँ पूरा हुआ है। प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, लेकिन धरातल पर सच ये है कि नदियां लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज कर रही हैं।
किसी का आशियाना उजड़ चुका है तो किसी की उपजाऊ जमीन हमेशा के लिए नदी में विलीन हो गई है। अब उन्हें जरूरत है सहारे की, जो प्रशासन और शासन से ही उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो महानंदा नदी का कहर अब देखने को मिल रहा है और लोग खुद ही अपने आशियाने को उजाड़ रहे हैं। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, वहां पर क्या स्थिति है और क्या ग्रामीणों की मांग है। देखिए, नदी में उफान से बढ़ती परेशानी को अब आप समझिए। महानंदा नदी की तेज धारा में कई आशियाने बह गए। दरअसल पूर्णिया के बैसा प्रखंड का मलहना गांव इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। महानंदा नदी के आक्रामक रूप ने यहां तबाही मचा रखी है। महानंदा के कटाव ने कई घरों को अब तक अपने आगोश में समा लिया है। नदी अब बाकी बचे जो घर हैं उसके भी बिल्कुल मुहाने पर आ चुकी है। हालात से निपटने के लिए लोग अपने ही हाथों खुद ही अपना मकान तोड़ रहे हैं। समझिए, हर साल ग्रामीण अपने घरों को क्यों तोड़ते हैं। देखिए, भारी बारिश के दौरान अपनी दिशा या धारा बदल लेती है महानंदा नदी। सुरक्षित बस्तियां अचानक नदी के तेज बहाव की चपेट में आ जाती हैं। बाढ़ का पानी किनारों को तेजी से काटने भी लगता है और घरों के बांस, टीन और ईंट जैसे सामान खुद निकाल लेते हैं। ऊंचे या सुरक्षित स्थान पर नया आशियाना बनाने के लिए ग्रामीण ऐसा करते हैं। समय पर अस्थायी कटाव रोधी उपाय नहीं होने की वजह से परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। जान माल की रक्षा के लिए लोग खुद ही अपना घर उजाड़ते हैं। सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को लोग मजबूर होते हैं। यही वजह है कि अभी महानंदा नदी के किनारे बसे मलहना गांव के लोग काफी दहशत में हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अगली खबर पटना सिटी से है, जहां सुल्तानगंज थाना पुलिस ने गुलबी घाट शमशान गली में छापेमारी कर नशीली पदार्थ के कारोबार का खुलासा किया है। छापेमारी में भारी मात्रा में नशीला इंजेक्शन और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर खान मिर्जा मोहल्ला स्थित एक घर में छापेमारी कर 12 कार्टन नशीला इंजेक्शन और 2 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन फास्फेट बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से लगभग 10,000 कैश और एक स्कूटी बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर इस अवैध कारोबार से जुड़े उसके 2 अन्य साथियों की गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी अभियान में जुटी है। बरामद इंजेक्शन और कफ सिरप की कीमत 17 लाख बताई जा रही है। एक लड़के आदित्य कुमार उर्फ दिलीप कुमार को कोडीन कफ सिरप स्कूटी में रखा हुआ था, उसके साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ और उसके निशानदेही पे जिस किराए के घर में वो रहता था वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च के बाद हजारों की संख्या में अवैध प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन कोडीन युक्त कफ सिरप बरामदगी की गई। और नगद कितना पैसा? 9,945 रुपये नगद बरामद किया गया। एक मोबाइल है, एक स्कूटी है। और अब विस्तार से खबर को समझिए। देखिए, पटना में नशे के इंजेक्शन वाले डोज के मायने हम आपको समझाते हैं। दरअसल राजधानी पटना में नशे के कारोबार का खुलासा हुआ है। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने ये बड़ी छापेमारी की। इस छापेमारी में भारी मात्रा में नशीला इंजेक्शन और प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया गया। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। एक घर में छापेमारी कर 12 कार्टन नशीला इंजेक्शन और 2 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से लगभग 10,000 कैश भी बरामद किए हैं। बरामद इंजेक्शन और कफ सिरप की कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। तो शराबबंदी वाले प्रदेश में नशे के कारोबार को अब आप समझिए। देखिए, बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। प्रदेश में शराब पीना, नशा करना पूरी तरह से बैन है। पिछले 10 साल में कई गिरफ्तारियां भी इस कानून के तहत हो चुकी हैं। शराबबंदी के बीच प्रदेश में अब नशे का नया धंधा निकल पड़ा है। राजधानी के कई इलाकों में नशे का अवैध कारोबार भी जारी है। नशे के आदी लोग अब नई तरकीब से नशे का सेवन कर रहे हैं और अब पुलिस भी उस नशा पर लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी में बड़ा खुलासा हुआ है। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के पास जोजिला इलाके में मीना मार्ग के नजदीक
बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। बादल फटने के बाद इलाके में भीषण बारिश हुई और भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है। सुरक्षा के मद्देनजर श्रीनगर लेह हाईवे पर यातायात रोक दिया गया है। राहत और सफाई टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जल्द ही यहां पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यात्रियों से मौसम और प्रशासन की सलाह की अपील की गई है। तो बाढ़ से जूझ रहे राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2117 करोड़ 85 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ये मदद बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज करने के लिए दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने और राज्यों को संकट से उबारने के लिए सहयोग जारी रहेगा। और आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत बाढ़ से प्रभावित राज्यों को सहायता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया है और ये बड़ी राशि उन राज्यों के लिए जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। और आपको बता दें कि गुजरात के साथ साथ लेह लद्दाख ये सभी इसकी जद में हैं, जहां बारिश होने की वजह से, बाढ़ होने की वजह से लोग परेशान हैं।